इतनी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी थी जब तक हम वैक्सीनेशन कर रहे थे कि वापसी आने का कोई चांस नहीं था। राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला। मैंने घर में बच्चे भी छोड़ रखे थे, बट लेकिन वही होता है कि आदमी के हाँ, तो अनुष्का शर्मा है शादी को लेकर के वो सब। सही, बिल्कुल सही है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। और इस पॉडकास्ट का नाम है पॉडकास्ट विद आशीष। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो अपने काम से इस क्षेत्र का नाम ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे साथ हैं राष्ट्रपति सम्मानित पुरस्कार श्रीमती पूजा राणा परमार जी। तो आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयाँ। आशीष जी, बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो कैसा लग रहा है मैम आपको पुरस्कार पाके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सा भावुक भी हूँ, हर तरह की फीलिंग आ रही है। मैम, जब आपको पता चला कि आपको राष्ट्रपति के लिए आपका नाम नॉमिनेट हुआ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? 23 अप्रैल को मुझे एक कॉल आता है दिन में 2 ढाई बजे करीबन कि आप जो है नामित हुई हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, वो व्हाट्सएप कॉलिंग थी, वॉइस कॉल थी वो। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू कि हम जल्द से एक ग्रुप बनाएंगे और आपको उसमें ऐड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब फ़ोन कटा तो मैं सन्न रह गई। मैंने कहा ये कैसी कॉल थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फेक कॉल है? क्योंकि होता है ना कि ऑफ़िशियल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने थोड़ा-सा सोचा, मैंने कहा या ये अगर फेक कॉल होगी तो इसमें बैक कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो एक बार मैं बैक कॉल करके देखती हूँ कि ये कॉल कहाँ से थी। तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने सामने से कहा कि मैं आईएनसी से भारती कह रही हूँ। भारती मैम का कॉल था और कांग्रेचुलेशन, क्या आपको यकीन नहीं हुआ? मैंने कहा मैम ये सच बात है ना? कि हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सच बात है और आपका रियल में सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच और मुझे रोना आ गया। और फिर जस्ट मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्टली कॉल किया कि ऐसी-ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि आप ये डिज़र्व करती हो इसलिए आपको मिला है। ओके, तो जब आपको ये पता चला कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है, तो इसकी तैयारी कब से शुरू किया आपने? कैसे-कैसे था आपका वो सफ़र यहाँ से दिल्ली तक का? उनका मेल के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ कि जो कार्यक्रम है वो 11 से 13 तारीख तक लगातार रहेंगे और आपको 10 तारीख की शाम को वहाँ पहुँचना है। आईएनसी की तरफ से हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा थी और रहने का सब कुछ उन्हीं की सुविधा थी। घर से ले जाने से लेकर के और घर तक छोड़ने का सब व्यवस्था आईएनसी की तरफ से थी। तो हम लोग वहाँ 10 तारीख की शाम को पहुँचते हैं और 11 तारीख का हमारा राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप में हमारा रिहर्सल था। अच्छा, और रिहर्सल होता है उससे पहले? रिहर्सल हुआ था, प्रॉपर रिहर्सल था। और नेक्स्ट डे 12 तारीख के लिए उस दिन हम रात के 11 बजे तक फ्री हो पाए कि राष्ट्रपति भवन से जब हम लोग आ गए थे वापस अपने होटल, तो फिर उन्होंने वहाँ पे भी हमारे साथ रिहर्सल करा थोड़ी देर। फिर नेक्स्ट डे हम अपने होटल से 8:30 बजे तक निकल गए थे और 9:30 बजे तक हमने सीट ले ली थी अपनी, जहाँ-जहाँ जिसकी सीट थी। और ये कार्यक्रम 11 बजे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला। ओके मैम। जैसे मैम आपका उसमें जो यूनिफ़ॉर्म था, वो पहले से डिसाइड होता है क्या? यूनिफ़ॉर्म जो आप अपने जो हाँ, फ़ोटो में आप देखा था। अपने कार्य में जो आप पहनते हैं, जो डेली रूटीन में आप अपने ऑफ़िस में पहनते हैं, वही यूनिफ़ॉर्म वहाँ था। अच्छा, ये मतलब पहले से ही नहीं, प्लान लेकिन होता है। वहाँ कोई डिसाइड नहीं करा था, कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि आप वहाँ क्या पहनेंगे। अच्छा, अगर आप ऐसे चले जाते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अच्छा। उन्होंने ऐसा यूनिफ़ॉर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा था। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम किसने दिया? आपको कुछ पता है उसके बारे में? राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नाम नामित नहीं किया जाता है। ये आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो होती है, उसके थ्रू फॉर्म निकलते हैं। तो पात्र जो इसमें आवेदक होते हैं, उनको कम से कम अपनी सेवा में 10 वर्ष होना चाहिए।
अच्छा। और आपकी जो भी मतलब आपने जो भी कार्य किए हैं, जिस भी स्वास्थ्य के अतिरिक्त जो जो अन्य क्षेत्र है, उसमें भी या स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया है, हुँ, हुँ। वो सब विद एविडेंस अच्छा। उसमें लगता है, फॉर्म फिल होता है वो जब तब उसमें विद एविडेंस लगता है। उसके पश्चात चिकित्सा अधीक्षक महोदय उसको प्रमाणित करते हैं कि ये सही भी है या ये एविडेंस जो लगा रखे हैं ये सही है या नहीं। फिर उसके बाद सीएमओ स्तर पर हुँ, हुँ। ये फिर स्वास्थ्य सचिव के अच्छा। यहाँ मतलब निदेशालय में ये फॉर्म सबमिट होता है और वहाँ स्वास्थ्य सचिव, उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है। उसमें जो पात्र लगते हैं उनको सेंटर के लिए भेजा जाता है। इसमें अच्छा। कुछ भी बाध्यता नहीं है कि कितने फॉर्म जाएँगे, कितने फॉर्म चिकित्सा अधीक्षक महोदय सिग्नेचर करेंगी या सीएमओ इनको सिग्नेचर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद के एफर्ट से ये फॉर्म फिल करना पड़ता है और आपकी जो भी पूरा सेवा काल हुँ। में जो भी आपने समर्पण दिया है या आपने जो भी कुछ मेहनत करी है, वो सब एविडेंस आपके उसमें लगते हैं। फिर वो सेंटर को भेजे जाते हैं और सेंटर से फिर तब जाकर के 15 इस वर्ष जैसे 15 नर्सों को सम्मानित करना था फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से, तो फिर लगभग शायद से 173 फॉर्म हुँ, हुँ। वहाँ सेंटर को प्राप्त हुए थे, उनमें से 15 का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, उसमें आपका नाम लगा। हाँ, जिसमें कि उत्तराखंड से मेरा नाम था। अच्छा, तो इसमें आपको मतलब कोई भी आइडिया नहीं था कि आपको मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि मैं विगत 15 वर्षों से सेवारत हूँ हुँ, हुँ। और मैंने पिछले 5 सालों से लगातार इस फॉर्म को फिल कर रही थी। अच्छा, हाँ। ओके। तो मैम आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, वो कहाँ से शुरू हुई? इसके बारे में मेरी हाँ। जन्मभूमि भी यही है और हुँ, हुँ। कर्मभूमि भी यही है। मेरा जन्म नौगाँव के मुंगरा गाँव में हुआ है हुँ, हुँ। और मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय मुंगरा से हुई है। उसके बाद मैं राजकीय इंटर कॉलेज नौगाँव से साइंस साइड से 12th किया है अच्छा। और फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए पीजी कॉलेज उत्तरकाशी गई थी, जहाँ से मैंने बीएससी करी है। और उसके पश्चात मैं रानी पोखरी एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से मैंने ये कोर्स किया है। हुँ, हुँ। जो एएनएम है मैम आपका, उसकी जो सलाह है, वो किसने दी आपको कि एएनएम करना हो? असल में मेरा जब बीएससी तृतीय वर्ष था, तो मेरी दीदी एलोपैथिक फार्मेसी करके अप्रेंटिस कर रही थी हुँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में। तो वो फॉर्म लेके आई थी और मैंने फॉर्म फिल करा और पहले ही अटेम्प्ट में मैं इस फॉर्म में निकली और अच्छा। फिर मैं तब गवर्नमेंट से था आपका? गवर्नमेंट से अच्छा। रानी पोखरी से था मेरा रानी पोखरी में के लिए कि आप यहाँ ट्रेनिंग हुँ, हुँ। करेंगी। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी जगह हूँ कि मुझे यहाँ मानव सेवा का मौका मिलेगा। हुँ, हुँ। हाँ। तो जो पहली जॉइनिंग थी आपकी, वो कहाँ पे हुई? मेरी फर्स्ट जॉइनिंग मैं 2010 की पास आउट हूँ। हुँ, हुँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करती हूँ कि मैं 2010 में पास आउट हुई और 2011 में मैंने मेरे होम टाउन में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगो में मेरी फर्स्ट जॉइनिंग हुई है, 8 मार्च 2011 को। मैम जैसे इस पहाड़ी क्षेत्र में आप इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो कितना टफ़ है यहाँ पे काम करना? क्या-क्या मुसीबत मतलब ऐसे क्या-क्या चुनौती हैं आपके यहाँ देखिए, पहाड़ों में? पहाड़ों में चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन उन चुनौतियों से आपको कैसे डील निपटना करना? है या कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने के से लेकर के कहूँ तो कभी भी पहाड़ टूट सकते हैं, हुँ, रास्ते टूट सकते हैं और हिमपात हो सकता है, पैदल यात्राएँ हैं, तो पैदल यात्राओं में जंगली जानवर का खतरा बना रहता है हुँ। और भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन आप उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता मैम ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि किसी मरीज़ के मतलब सही करते हुए आपको अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगानी पड़ी हो, ऐसा कुछ हुआ आपके सामने? कोई इंसिडेंट हुआ अभी? है। मेडिकल लाइन में अगर तुम आते हो ना, तो हर वक़्त तुम्हारा मतलब तुम्हें अपनी लाइफ़ की परवाह नहीं करनी पड़ती है, हुँ, हुँ। क्योंकि आपके पास हर तरह के पेशेंट होते हैं। मतलब जिनको मैं हमेशा इंजेक्शन से खेलती रहती हूँ, हुँ, हुँ। मतलब मेरा काम ही इंजेक्शन लगाना है, तो मुझे नहीं पता कि सामने वाला किस बीमारी का मरीज़ है। जैसे हेपेटाइटिस बी पॉज़िटिव, एचआईवी पॉज़िटिव या तमाम जो भी गंभीर बीमारियाँ हैं, लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं बरते तो फिर आपके साथ कभी भी कुछ भी हुँ। हो सकता है। आपके जब आप नौकरी कर रहे थे, मतलब अभी भी नौकरी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा कोई दिन है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, ऐसा कोई दिन है? ऐसे तो बहुत सारे दिन हैं। कोई एक दिन बता दो ज़रा, हमारे अ, व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बहुत सारे दिन हैं ऐसे तो,
जैसे कि कभी हम लोग वैक्सीनेशन के लिए घर से मतलब ऑफिस से निकले हैं और मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन रास्ते में जो है कहीं रास्ते टूट जाते हैं और कभी जो है इतना ज़्यादा हिमपात हो जाता है। अभी कुछ ही साल पहले मैं मसाल गाँव गई थी, तो मसाल गाँव की रोड नंगन गाँव से होते हुए निकलती है, तो उस वाली रोड से हम लोग गए थे। तो नंगन गाँव से आगे इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी थी जब तक हम वैक्सीनेशन कर रहे थे कि वापसी आने का कोई चांस नहीं था। और वहाँ से सामने गंगटाड़ी है जो, वहाँ से वो वाली रोड लिंक नहीं होती है। तो दुविधा में थे कि क्या करें, घर में बच्चे भी छोड़ रखे थे। बट लेकिन वही होता है कि आदमी के अंदर अगर जुनून है किसी चीज़ को लेकर के, कि भई अगर आए हैं तो प्रॉपर्ली पहले काम को अच्छे से देख लें। जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जन जागरूकता वो कार्यक्रम है या जन कल्याण की जो भी हमें वहाँ पे लोगों को बतानी है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी कुछ सुविधाएँ हैं, उन सब की काउंसलिंग से लेकर के हर चीज़, वो सब प्रॉपर्ली वो काम निपटा के फिर घर जाने का सोचना था। तो हम लोग आए, रिस्क उठा करके वापसी घर तक पहुँचे। जैसे कोविड-19 में आपने काम किया, तो आपके पास काफ़ी चुनौतियाँ थी उस समय। उस समय लॉकडाउन भी लगे हुए थे। तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं आपको कोविड ना हो जाए, इस चीज़ का डर था आपको? हाँ, कई बार ऐसा हुआ और मेरी पूरी फैमिली भी कोविड पॉज़िटिव हुई थी उस अच्छा। दौरान। हाँ। और मेरे पास 4-5 साल की मेरी बेटी थी हुँ, हुँ। और उस दौरान मैं खुद भी प्रेग्नेंट थी। अच्छा। बट अगर सेवा का आपके मन में है सेवा भाव, तो मैं कभी पीछे नहीं हटी अपने काम को लेकर के। और मेरे पूरी फैमिली क्वारंटीन थी, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन थी। लेकिन मैं अपनी बेटी को लेकर के अपने काम के लिए निकलती थी हर रोज़, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा लोगों को मेरी अभी आवश्यकता है। हुँ, तो हुँ। मैं अपने काम को लेके कभी नहीं हटी और डर तो क्यों नहीं, इंसान हूँ तो इंसान के मन में आता है। बट वो डर को दरकिनार करते हुए अपने काम में मैं लग जाती थी, क्योंकि मुझे लोगों के फेस में स्माइल देखनी थी। और चुनौतियाँ थी कोविड के दौरान, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के भी लोग डर रहे हुँ, थे, हुँ। तो उनकी काउंसलिंग मैंने प्रॉपर्ली करी है। जैसे कोविड-19 में ऐसा हुआ मैम कि जैसे वैक्सीनेशन होना था, तो उसमें लोग घबरा रहे थे। तो आपने कैसे कन्विंस किया इसको? मतलब कैसे लोगों को देखिए, सरकार के द्वारा सबसे पहले जो कोविड-19 की जो वैक्सीन लगी थी, हुँ, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को, फिर नौकरी पेशे वाले आदमियों को, सभी को ही लगी थी, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जैसे पुलिस विभाग है, टीचिंग का है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हुँ, उसके बावजूद भी अगर मतलब कोई वैसा होता था कि हम नहीं लगाएँगे करके, तो उनको मोटिवेट करके कि आपके भले के लिए या अपने देश के साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करिए, ये हमारे ही बच्चे हैं जो इस तरीके की वैक्सीन बनाई है। तो ऐसे लोगों को भरोसा दिलवा करके, उनके साथ परामर्श करके लोग आराम से आ गए थे, स्मूथली आ गए थे बाद-बाद में। हाँ, थोड़ा-सा स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन काउंसलिंग करके सब लोग लगाने लगे थे। इन फ्यूचर में कभी आपको आपके ऊपर कोई मूवी बनती है, बॉलीवुड मूवी, तो आप किस एक्ट्रेस को देखेंगी कि वो आपका रोल निभाए? ये ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि इस तरह के कोई मूवी बने। हो सकता है कि अ, आपको मूवी का मतलब ऐसा मूवी आपके कोई कहानी बनाए, हाँ। इस तरीके से? तो मैं एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मुझे अच्छी लगती है, अच्छा, तो वो रहे तो ज़्यादा बेहतर मैम वो है। तो अब काम ही नहीं करती अब, हाँ, तो अनुष्का शर्मा वो अनुष्का शर्मा काम कर रही है। हाँ। अच्छा वो आपकी फ़ेवरेट है। हाँ, अच्छी लगती है आप मुझे मूवी उनकी देखते हैं वैसे? मूवी। हाँ, देखती हूँ, लेकिन अब थोड़ी-सी कम करती है, क्योंकि अब ज़िम्मेदारियाँ बच्चे होने के बाद बढ़ जाती है आदमी की और अपनी सेवा भी देनी है हुँ, स्वास्थ्य हुँ। विभाग में, तो मूवी थोड़ा-सा कम हो गई है। मतलब स्कूल टाइम पे देखा होगा आपने हाँ, या देखा कॉलेज है, टाइम पे? कॉलेज टाइम में भी देखा है। आपकी फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है? मेरी फ़ेवरेट मूवी तो रमैया बस्ता भैया है। रमैया मस्तानी। हाँ, मुझे उसमें उसमें कौन है रोल, एक्टर? अनुष्का शर्मा? एक्टर तो नहीं है, वो कोई और है, हुँ। बट मुझे अच्छी लगती है वो। उसमें मुझे क्या है ऐसा जो आपको अच्छा लगता है? वो सब मतलब एंटरटेनमेंट है, अच्छा। थोड़ा-सा एफर्ट है शादी को लेकर के वो सब। हाँ, सही बिल्कुल सही है। हाँ, ये जी। मतलब उसने दिल से चाहा तो उसकी शादी उसके साथ हो गई। हाँ, ये है। मेरे मेरे ख्याल से जो स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे ऐसी मूवियाँ देखना पसंद होता है। हुँ, लगता है क्योंकि हमने भी ऐसी मूवी देखी थी। हुँ। जैसे देहरादून में देखा था। क्या आपको लगता है कि पहाड़ की बेटियाँ अगर ठान ले तो किसी भी ऊँचाई को आसानी से प्राप्त कर लेती जी, हैं? बिल्कुल, पहाड़ की बेटियाँ हर क्षेत्र में अब दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, आप खेल जगत में देखिए, अभी क्रिकेट टीम में भी उत्तराखंड की कई लड़कियाँ हैं। और आप इसरो में देखिए, इसरो में हमारी उत्तराखंड की एक बेटी अभी-अभी साइंटिस्ट बनी है।
और आप शिक्षा जगत में देखिए, आप बछेंद्री पाल को देखिए, हमारी यहाँ उत्तरकाशी की है, और भी तमाम हर जगह, हर फील्ड में पायलट भी बनी हुई हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो हर जगह बेटियों का बोलबाला है। जैसे मैम आपके पास इतना काम है, आप बिजी रहते हैं हर वक्त, तो आप जब खाली समय होता है तो उस समय आप क्या करते हैं ऐसा? मैं आपका हॉबी क्या है, मतलब सीधा ये है? मेरी तो बहुत सारी हॉबी हैं। जैसे? जैसे कि मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, हम्म। मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे बातें बनाना अच्छा लगता है, और बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। क्या आप अपने परिवार को समय दे पाते हैं इतने? बिल्कुल दे पाती हूँ। अगर आपके जीवन में अनुशासन है ना, तो आप हर जगह समय दे सकते हैं, हम्म। और अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, तो आप हर जगह ये कहते हुए फिरोगे कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी तो आज की जो लड़कियां हैं, जो पहाड़ी लड़कियां हैं, पहाड़ी की लड़कियां क्या, जो भी लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने जो भी टारगेट हैं आपके, उनको पहले फिक्स करिए, और आप किसी से भी कम नहीं हैं। हम्म। आप आगे बढ़ते जाइए और अपने मुकाम को छूइए। मैम, आपकी सफलता के पीछे किसका सबसे ज़्यादा हाथ है? आपके परिवार का, आपके कॉलीग का, या आपके समाज का? देखिए, सफलता के पीछे किसी एक पर्सन का नाम लेना उचित नहीं हम्म। होगा, कि क्योंकि जब आप सफल होते हैं, तो वहाँ पे आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। हम्म। चाहे वो परिवार की बात करूँ, परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और कलीग्स में बात करूँ तो छोटे से छोटा कर्मचारी, चाहे वो मेरी आशा कार्यकर्ती हो या ऊँचे से ऊँचा अधिकारी, हम्म। सभी ने मेरा हमेशा से सपोर्ट किया है। हम्म। बिना छोटे कर्मचारियों से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो चाहे वो पर्यावरण मित्र हो, या कक्ष सेवक सेविका हो, या अस्पताल के लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट भैया लोग हों, और या नर्सिंग अधिकारी हों, या कोई भी, तमाम जितने भी हैं, सबका सहयोग है। मैम, कभी आपने सोचा कि उत्तराखंड की बेटी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कभी आपने सोचा ऐसा? मैंने ऐसे अपना जो काम है मेरा, वो मैंने किसी अवार्ड को पाने के लिए कभी नहीं किया। हम्म। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, अपने सेवा भाव से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने काम को देखा है हमेशा, और किया भी है। हम्म। तो अब मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मिल गया तो मैंने स्वीकार किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व भी महसूस हो रहा है कि मुझे लगा कि मैंने जो मेरे जो 15 सालों का समर्पण, सेवा और मेहनत का ये जो परिणाम मुझे आज मिला है। मैम, अगर कोई बचपन की, अगर कोई आपको ऐसी याद है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, ऐसे कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ में हुआ जो आज भी आप याद करते हैं? स्कूल लाइफ में, राजकीय इंटर कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे टीचर्स हुआ करते थे। तो वो हमेशा से मुझे यूँ बोलते थे कि, मतलब मैं हमेशा दिल से बोलती हूँ, या जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, कि लड़की तुम बहुत आगे पहुँचोगी। हम्म। लेकिन मैंने, मतलब ये जो मेरा पेशा है, या मेरी जो मैंने जो मेरी जो मतलब मैं बहुत छोटी-सी नौकरी पर हूँ। लेकिन काम ये छोटा या बड़ा नहीं होता है। उन्होंने शायद से मुझे पहचाना हो, क्योंकि मैं हर एक्टिविटी में स्कूल में भाग लेती थी। हम्म। चाहे वो खेल हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, या फिर चित्रकला प्रतियोगिता हो, हमेशा से मैंने हर जगह, मतलब अपने आप को रखा है। मतलब आप टॉपर थे? हाँ, टॉपर तो नहीं थी, उनसे लेकिन मतलब हर मतलब रखती थी मैं, मुझे शौक था हर जगह रहने का। मैम, उत्तराखंड में स्वास्थ्य में आपको अगर कुछ बड़ा बदलाव करना है तो आप क्या बदलाव करेंगे? देखिए, मैं चाहूँगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर, सीएससी लेवल पर, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक ऑर्थोपेडिक, या और भी हम्म। डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए, ब्लड बैंक की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी गर्भवती महिलाएँ 120 किलोमीटर दूरी उनको तय करनी पड़ती है, वो भी अर्जेंट, जब वो रेफरल होती हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा मन में पीड़ा होती है। तो मैं चाहूँगी कि अगर सरकार से मेरी गुज़ारिश है कि अगर इस तरीके की व्यवस्थाएँ हो पाती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, तो पूरे उत्तराखंड में ये सुविधाएँ होनी चाहिए। मैम, अगर आपको कभी कोई बोले कि चुनाव लड़ लो,
तो आप चुनाव लड़ोगे या नहीं? कभी नहीं। क्यों? नहीं, मुझे अपने जो मेरा ये पेशा है उससे बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे लोगों की ऐसे नज़दीक से रहकर सेवा करने में बहुत मज़ा आता है। नहीं, वो भी तो सेवा ही है एक तरफ से। वो भी बिल्कुल सेवा है, पर इस तरीके की सेवा मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड कि हम्म, आप किसी का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हम्म, अगर वही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम्म। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बालिकाओं जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन लग रही है और लोग उससे डर रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? मेरी आप सभी से एक अपील है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एचपीवी वैक्सीन आजकल किशोरी बालिकाओं को लगाई जा रही है, जिसके लिए 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को चिन्हित किया गया है। आप लोग अफवाहों से दूर रहें और इस वैक्सीन को अवश्य रूप से लगवाएं। मैं आपके सामने स्वयं एक उदाहरण हूँ। मैंने स्वयं एचपीवी वैक्सीन लगवा रखी है 2015 में, क्योंकि ये प्राइवेट संस्थानों में 2008 से शुरू हो गई थी। और जिस तरह का इनफर्टाइल इश्यूज आ रहा है कि इस वैक्सीन को लगाने के पश्चात बच्चे नहीं होंगे या बच्चे होने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इस तरह की अफवाहों से आप बचे रहें, क्योंकि 2015 जब मैंने ये वैक्सीन लगवाई थी, उसके पश्चात मेरे पास एक बेटा है जो 2021 में पैदा हुआ था। तो मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ करके अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में जाएंगे और इस वैक्सीन को अवश्य रूप से लगाएंगे। धन्यवाद। तो मैम अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे और इसमें आपको एक ही आंसर देना है। मैं आपसे ठीक कुछ है। क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसमें एक ही आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ या परिवार? दोनों। दोनों। ड्यूटी का सबसे कठिन मौसम? बरसात का। राष्ट्रपति भवन में कदम रखते ही पहला एहसास? अविस्मरणीय। एएनएम की असली ताकत? बच्चे जिनको संवारती है, देश का जो भविष्य है। पहाड़ की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या? संघर्ष कर रही हैं। ठीक है। आपकी सुपर पावर? मेरा परिवार। आपकी माँ ने क्या सिखाया? हमेशा ईमानदार बने रहो। अगर एएनएम नहीं होती तो क्या होती? मैं एक शिक्षिका होती। ठीक है। लोग आपको किस नाम से याद रखें? ये उन पे डिपेंड करता है। सम्मान से बड़ी चीज? सम्मान सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। ऐसा दिन जब लगा कि अब नहीं हो पाएगा? कोविड के दौरान कई ठीक है। बार लगा। ठीक है। सबसे लंबा पैदा सफल? कन्नौर रस्ताड़ी का। अच्छा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना समय दिया। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अगर पसंद आई मैम के साथ, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तक ये वीडियो पहुंचेगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।